Assalamu alaikum everyone. So we are going to start worksheet of chapter waves paper 4. So we have to start from the question number 1 which says that beta describe a longitudinal waves differs from a transverse wave. So longitudinal जो wave है बेटा वो मैंने आपको बताया था. चलो हम स्प्रिंग की अगर एग्जांपल ले लें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कुछ रीजन बड़े क्लोज होते हैं और कुछ रीजन फिर काफ़ी दूर दूर, देन क्लोज एंड देन इस तरह के रीजन होते हैं, जिसमें कुछ रीजन को बेटा हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं, जहाँ पे पार्टिकल्स बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं. देन रेयरफेक्शन, जहाँ पे पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस इंक्रीज हो जाती है, लो प्रेशर लो डेंस रीजन हो जाता है. एंड अगेन कंप्रेशन आएगा बेटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्रेशन अगेन आ जाएगा. इज इट क्लियर? सो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है. जबकि बेटा अगर मैं ट्रांसवर्स वेव बनाऊँ तो ट्रांसवर्स वेव की शेप कुछ इस तरह से बनती है जिसमें पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे होते हैं परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन. सो यहाँ पे 90 डिग्री बनना ज़रूरी है, यहाँ पे 0 डिग्री बनना, दैट्स मीन पैरेलल होना ज़रूरी है वेव्स का पार्टिकल्स की डायरेक्शन से. अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो पार्टिकल्स की ऑसिलेशंस की डायरेक्शन है वो पैरेलल होती है टूवर्ड्स द वेव डायरेक्शन. एंड व्हाट अबाउट द ट्रांसवर्स वेव, यहाँ पे आपको 90 डिग्री मूवमेंट देखनी पड़ती है. दैट्स मीन पार्टिकल्स अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहे होते हैं जबकि वेव की डायरेक्शन टुवर्ड्स द फॉरवर्ड साइड होती है. ठीक है. सो क्या की फैक्टर है बेटा, जब भी आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है दो चीज़ों में तो या आप प्रॉपर्टीज़ लिख देते हो ट्रांसवर्स वेव की या आप लॉन्गिट्यूडनल की लिख देते हो. ये आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज़ को टारगेट करके किस चीज़ की प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन करते हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में नहीं होगी. सो अगर हम बेटा इस लॉन्गिट्यूडनल को ही अगर हम स्टार्ट कर लें सो हम लिख सकते हैं इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल्स oscillates parallel to the डायरेक्शन ऑफ वेव या वेव डायरेक्शन कर लें. इज इट क्लियर? सो बेटा यहाँ तक आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा ऑफ वेव. ओके. एंड नेक्स्ट पॉइंट के लिए आपको बताना पड़ेगा कि ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट एंड ट्रफ बनते हैं एंड यहाँ पे आपके पास क्या बनता है, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन आर फॉर्म. कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन अक्कर या आर फॉर्म करते हैं, आर फॉर्म. ओके. सो यहाँ तक बेटा लिखेंगे तो आपके 2 मार्क्स यहाँ तक पक्के हो जाएंगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट अ सीस्मिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थक्वेक, स्टेट वेदर दिस सीस्मिक इज अ पी वेव और एन एस वेव. तो बेटा याद रखिएगा कि जो सीस्मिक पी वेव है ना ये लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, इसको रट्टा मार लो, लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होती है. ठीक है. और जो एस वेव होती है ये ट्रांसवर्स वेव की तरह होती है जिसमें पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं. सो जस्टिफाई योर आंसर. सो सबसे पहले तो आप बताओगे दिस इज सीस्मिक पी वेव. इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है. पहला पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज जस्टिफाई योर आंसर. तो ऑब्वियसली इट इज बेसिकली इट इज लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर. लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर. ओके. सो थोड़ा सा स्पीड से करते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें. वेव रिप्रेजेंट हैज़ द वेवलेंथ ऑफ 1.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर. अगर ये थोड़ा सा मैं रेस कर देता हूँ बेटा, अगर आपको गिवन हो, क्या गिवन हो, वेवलेंथ गिवन हो किसी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो वो बेटा कहाँ से कहाँ होती है, या अगर वो डेफिनेशन पूछ ले कि वेवलेंथ को डिफाइन करो इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो आप ट्रांसवर्स वेव के लिए तो डेफिनेशन यूज़ करते हो ना, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजक्टिव क्रस्ट एंड 2 कंजक्टिव ट्रफ. ये ट्रांसवर्स वेव के लिए आप यूज़ करते हो. बट व्हाट अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल वेव, आप इस तरह से डिफाइन करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजक्टिव कंप्रेशन और 2 कंजक्टिव रेयरफेक्शन. ये चीज़ होती है बेटा. ठीक है. तो ये आप सबने याद रखनी है. सो यहाँ से ये कंप्रेशन है बेटा, नेक्स्ट कंप्रेशन कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है. सो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी वेवलेंथ होगी ये कितनी है बेटा, 1.2 इंटू 10⁻⁴ वॉट 4 मीटर. कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन J एंड K. सो K पे क्या है बेटा, अगर मैं यहाँ पे कहूँ यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन है, ये कंप्रेशन हो गया, ये रेयर फ्रैक्शन नहीं, मैं सॉरी मिस्टेक कर रहा हूँ, जस्ट वेट. अगर मैं बेटा कह रहा हूँ कि ये कंप्रेशन है
ये रेयरफेक्शन एंड देन ये कंप्रेशन. सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन इज 1.2 into 10⁻⁴ मीटर. एंड आंसर में आपसे ये डिमांड किया जा रहा है दैट यू हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम J to K. दैट्स मीन एक कंप्रेशन से कहाँ तक लेके जाया जा रहा है बेटा, कंसेक्टिव कंप्रेशन, दैट्स मीन अगले रेयरफेक्शन तक लेके जाया जा रहा है आपको. ठीक है, तो अगर एक कंप्रेशन से नेक्स्ट कंप्रेशन तक जो डिस्टेंस बेटा ये है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कंप्रेशन से रेयरफेक्शन तक का डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, आई होप सो कि मेरा आंसर आप समझ पाए होगे, क्वेश्चन आप समझ पाए होगे. तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कंप्रेशन से कंप्रेशन अगर इतना डिस्टेंस बनता है तो कंप्रेशन से कंसेक्टिव रेयरफेक्शन तक का डिस्टेंस कितना बनेगा? बेटा इसको आप क्या कर दोगे, वेवलेंथ अगर लैम्डा है, सो व्हाट अबाउट C to R, ये λ/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. ठीक है, तो अब ज़रा सब बच्चों ने बड़े ध्यान से देखना है. नेक्स्ट कंप्रेशन ये है, चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो यहाँ से यहाँ तक अगेन डिस्टेंस कितना होगा, 1.2 into 10⁻⁴. लेकिन वो इतना तो डिमांड नहीं कर रहा बेटा, कितना डिमांड कर रहा है, वो यहाँ से शुरू कर रहा है, यहाँ पे ख़त्म कर रहा है. दैट्स मीन आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय 2. इज़ इट क्लियर? मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, पता नहीं मैं आपको समझा पाया हूँ बेटा कि नहीं समझा पाए, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ अगेन. जैसे ट्रांसवर्स वेव होता है ना, तो अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को हम लैम्डा कहें, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा? अब आई होप सो कि आप फ़ौरन से पिक कर पाए होगे मेरी बात कि सर ये तो λ/2 है. सो सेम इज़ द केस विद लॉन्गिट्यूडनल वेव एज वेल, जिसमें कंप्रेशन से कंप्रेशन तो लैम्डा कंप्लीट है, वेवलेंथ कंप्लीट है, लेकिन एक कंप्रेशन से अगले रेयरफेक्शन तक का जो डिस्टेंस है बेटा वो हाफ हो जाएगा. दैट्स मीन 1.2 को हम डिवाइड कर देंगे 10⁻⁴ से. तो आप इसको ऐसे ही लिख लो कि 1 एक्चुअल डिस्टेंस इज इक्वल टू, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 1.2 into 10⁻⁴ प्लस एक ये डिस्टेंस हो गया. ये कितना हो गया बेटा, एक कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन तक डिस्टेंस. नाउ आपने अगले रेयरफेक्शन तक भी जाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके डिस्टेंस को 1.2 into 10⁻⁴ को डिवाइड करना पड़ेगा 2 के साथ. सो 1.2 into 10⁻⁴ को अगर आप डिवाइड करोगे बेटा 2 के साथ, तो आई होप सो कि आपका आंसर 18,000 समथिंग आ जाएगा. सो मैं इसको पावर की फॉर्म में लिख देता हूँ, 1.8 into 10⁻⁴ मीटर लिख देता हूँ. इज इट क्लियर? सो द नेक्स्ट इज द वेव एंड द वेव्स ओके travel through a ground at a speed of this one. That's mean बेटा आपको स्पीड दी हुई है. As the wave passes a certain point, the ground completes 5 oscillations. ये अब थोड़ा सा ट्रिकी है, आप सबने बड़े ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को. Calculate the time that it takes for the wave to pass. आपको एक वेव का टाइम फाइंड आउट करना है, जबकि वेव की स्पीड कितनी है बेटा, 4600 मीटर पर सेकेंड. सो अगर टाइम कैसे फाइंड आउट होगा फॉर द वेव टू पास, जिसकी स्पीड कितनी है 4600 और जिसकी ऑसिलेशंस कितनी है 5 ऑसिलेशंस है. अब बेटा बड़े ध्यान से आपने समझना है. मैं अगर इसी को दोबारा से समझा दूं आपको, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है, तो मैं ये एक लाइन लगाई, देन दूसरी, थर्ड, 1 2 3 4 5. दिस इज कंप्रेशन, दिस इज कंप्रेशन, कंप्रेशन 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 कंप्रेशन. सो एक साइकिल का मतलब क्या है बेटा, दिस इज फर्स्ट साइकिल 1C, दिस इज 2C, 3C, 4C, 5 साइकिल एंड द 5th साइकिल. ओके, स्पीड कितनी गिवन है बेटा, स्पीड आपको गिवन है इसकी v इज इक्वल टू 4600 मीटर पर सेकेंड. क्या फाइंड आउट करना है आपको बेटा, फाइंड आउट करना है टाइम फाइंड आउट करना है. सो टाइम फाइंड आउट करने के लिए बेटा फार्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, आई होप सो ये फ्रीक्वेंसी वाले टॉपिक में आपने समझा होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन. मैं साइकिल का वर्ड यूज़ कर रहा था, आप ऑसिलेशन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नंबर आपके क्वेश्चन में ऑसिलेशन का वर्ड यूज़ हुआ है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम फॉर ऑसिलेशन. आई होप सो कि मेरी बात आप समझ पाए हैं. सॉरी, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑसिलेशन हो गया. ठीक है बेटा, ओके. नाउ अब आपने करना क्या है, बड़े ध्यान से आप सब ने देखना है कि आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ ऑसिलेशन चाहिए बेटा, वो कितनी है 5 ऑसिलेशन है. ठीक है,
जबकि वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ स्टूडेंट्स ये गिवन है, कहाँ गिवन है, दिस वन, ये वेवलेंथ भी गिवन है। अब आपको इस फार्मूला के अंदर फ्रीक्वेंसी पहले फाइंड आउट करनी है, ठीक है, देन आपको यहाँ से टाइम फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितनी हो गई, 4600 हो गई। इज इट क्लियर? सो अब हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं बेटा, हम फाइंड आउट करने लगे हैं फ्रीक्वेंसी सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ताकि हम इस फार्मूला के अंदर पुट करके क्या फाइंड आउट कर सकें, टाइम फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो अब प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला है, इस फार्मूला को सेपरेट हम कर देते हैं। सो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। व्हाट इज v? इट्स 4600, ओके। एंड व्हाट अबाउट द लैम्डा? लैम्डा इज क्या था, वैल्यू क्या थी, मैंने क्या लिखी थी, यस 1.2 इंटू 10⁴, यस 1.2 इंटू 10⁴। और इसको अगर बेटा कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है ये 0.38 हर्ट्ज़ आ रहा है। तो ये बेटा हमने फ्रीक्वेंसी निकाली। नाउ हम इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पुट कर देते हैं। सो फार्मूला क्या बन गया, 0.38 इज इक्वल टू 5 ऑसिलेशंस हो गई बेटा, डिवाइडेड बाय t हमने कर लिया। सो इफ़ यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट यू गेट 5 डिवाइडेड बाय 0.38 एंड द आंसर विल बी 13 सेकेंड। होपफुली आपसे क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, सो इसकी हमने थोड़ा सा स्लो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। इस लास्ट MCQs को एक दफ़ा पोर्शन को एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा। मैं आज ही इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड करूंगा जिसमें मैं B2, B1, A2, C1, M1, A2 इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है मैं आपको ये इंशाल्लाह सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वो जो वीडियो अपलोड करूंगा वो ज़रा प्लीज़ ज़रूर देखिएगा कि आपको मार्क्स स्कीम को अंडरस्टैंड किस तरह से करना है। नाउ जी, figure shows crust of a plain water wave approaching a barrier with a gap. The direction of travel of water wave, draw 3 crest water wave to the right of the barrier. अब ये बेटा बड़े ध्यान से आप सबने समझना है। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं स्केल यहाँ पे आपके सामने विजिबल कर दूँ ताकि मैं अपनी बात रिपीट कर सकूँ आपके सामने। देखो बेटा, आपको सबसे पहले क्या रखना है, एक स्केल लाना है। स्केल में इसके ऊपर ओके चलो मेरे पास सेट स्क्वायर पड़ा है, सेट स्क्वायर की मदद से मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ऑल राइट, थोड़ी सी इसमें देर लगेगी बेटा, साथ साथ समझते जाइएगा प्लीज़। देखिए प्लीज़, तो ये एक सेट स्क्वायर में ले आया, इसका साइज़ हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में मुश्किल ना हमें आए, ठीक है। तो यहाँ ज़रा सब बच्चों ने बड़े ध्यान से देखना है अब हो क्या रहा है। आई होप सो कि यस ये बिल्कुल आप स्क्रीन पे शो हो रहा है। नाउ लिसन प्लीज़ बेटा, ध्यान से देखिएगा। मैं अगर यहाँ पे देखूँ कि ये जो वेव लैम्डा है, लैम्डा स्टैंड फॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स कौन से हैं, ये क्रस्ट जिनको बोला हुआ है, दिस इज़ बेसिकली द वेव फ्रंट्स है बेटा, ठीक है। तो ये जो क्रस्ट है इस लाइन तक का डिस्टेंस कितना बन रहा है बेटा, ये अगर आप यहाँ से देखो तो आई होप सो कि चलो मैं कह देता हूँ ये ऑलमोस्ट 0.9 बन रहा है, ठीक है। ये भी 0.9 बन रहा है। आई होप सो कि ये छोटी छोटी बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करता हूँ कि क्या नेक्स्ट भी इतना ही है। तो ऑब्वियसली बेटा नेक्स्ट भी ऑलमोस्ट उतना ही बन रहा है, 0.9, 0.8 और 9 के दरमियान बन रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि ये जो स्पेसिंग है, कौन सी स्पेसिंग है, घूम जा भाई घूम जा। ओके, ये जो स्पेसिंग है विड्थ की स्पेसिंग है, ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है बेटा। तो इसको अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो आई होप सो कि आप एग्री करेंगे कि सर ये भी उतनी ही आ रही है, ऑलमोस्ट 0.9 आ रही है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और रोटेट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए बेटा। असल में थोड़ा सा हैंडल करना भी इन चीज़ों को मुश्किल होता है। ओके, सो आप प्लीज़ देखेंगे, सब बच्चे देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये अप्रॉक्सीमेटली उतना ही बन रहा है जितना वेव फ्रंट्स के दरमियान स्पेसिंग बन रही है। दैट्स मीन 0.9 और 0.85 के दरमियान बन रहा है। इज़ इट क्लियर? सो आपको अब क्या करना है, इसका मतलब है कि जो वेव फ्रंट्स के दरमियान स्पेसिंग है बेटा वो बिल्कुल किसके बराबर है, वो बिल्कुल बराबर है, किसके बराबर है, गैप साइज़ के बराबर है। इज़ इट क्लियर? तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम क्या शो करवानी है, मैक्सिमम डायफ्रैक्शन शो करवानी है, ओके। और मैक्सिमम डायफ्रैक्शन शो करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेमी सर्कल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, तब बेटा आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो हम इसको बड़े एहतियात से करते हैं। आपने स्केल लाजमी रखना है, इस पर देर तो लग रही है लेकिन आई होप सो कि मैं आपको बात समझा पाऊँ।
तो वो बेहतर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। देन मुझे अब क्या ड्रॉ करना है बेटा, यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है, एक एरो हेड ड्रॉ करना है। ओके, सो ये मैंने एक एरो हेड ड्रॉ किया। कहाँ से कहाँ, आप बेशक यहाँ से यहाँ कर लो, सिर्फ अपनी आसानी के लिए। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया एक एरो हेड, जो कि बता रहा है, क्या बता रहा है कि जो वेव की डायरेक्शन है बेटा वो भी क्या है, सामने है, ठीक है। अब चूंकि डिस्टेंस है दरमियान में कितने कितने सेंटीमीटर का, 0.9 0.8 समथिंग, 0.8 और 9 के दरमियान का डिस्टेंस था। अब बेटा जब स्केल यूज़ करोगे ना तो उससे ज़्यादा बेहतर आपके पास रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से बेटा मैंने इसके ऊपर रख लिया, लिसन प्लीज़, ये यहाँ इसके सामने रखूँगा इस जगह पे, और अब मैं फाइंड आउट करूँगा कि 0.9 जो डिस्टेंस है वो कहाँ कहाँ बन रहा है। ओके, सो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से लॉक, ताकि ये कहीं नहीं जाए। और अब मैं इसका ये पॉइंट्स मैं मेंशन कर देता हूँ बेटा। देखो 0.9 0.85 के दरमियान था ना, तो एक पॉइंट मैं यहाँ लगा लेता हूँ। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट के लिए इसको मूव कर लेते हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो कोई। मैं इसको नेक्स्ट पॉइंट के लिए मूव करता हूँ। आप चाहो तो 0.9 को 0.9 में ऐड करके 1.8 पे दोबारा लगा लो, इसमें कोई वो मुश्किल बात नहीं है। आई होप सो कि आप समझ पा रहे होगे। ओके, तो अब जो बेटा पॉइंट आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, और ये पॉइंट क्या है, अगेन इस जगह पे है, ठीक है। और चूँकि आपको 3 क्रस्ट ड्रॉ करने हैं, तो इसी को मैं आगे दोबारा से ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे आके मैं दोबारा एक मार्क लगा लेता हूँ, जो कि मुझे बता रहा है कि पॉइंट्स किस पे होगा, ये ऑलमोस्ट इस लेफ्ट पॉइंट पे होगा, ठीक है। ओके, सो अगेन आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ तक आपने ये ड्रॉ कर लिए। अब चाहो बेटा आप तो इसको वर्टिकल रख के वहाँ तब भी आप ऊपर भी कुछ डॉट्स ड्रॉ कर सकते हो। नाउ जी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अगेन। आई होप सो ये मैंने स्पेसिंग इतनी रख ली है। अगर बेटा, अब मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। अगर वेवलेंथ 0.9 है, ये 0.8 से 0. उसके दरमियान है, सेंटीमीटर है, 8 और 9 के दरमियान है, एंड जो स्पेसिंग है, कौन सी स्पेसिंग बेटा, ये वाली स्पेस, इस स्पेस की बात नहीं कर रहा हूँ, इस स्पेस की बात कर रहा हूँ। ये भी कितनी है, ये भी 0.9 सेंटीमीटर है। तो आपको मैक्सिमम क्या शो करवाना है, मैक्सिमम बेटा डायफ्रैक्शन शो करवानी है, और आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे बेटा सेमी सर्कल, आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक हो गया। ये देखिए प्लीज़, लैम्डा एंड दिस इज ऑल अबाउट 0.9, 0.8 से 0.9 एक्यूरेट बन रहा था। यहाँ पे आपको क्या शो करवाना है बेटा, मैक्सिमम डायफ्रैक्शन शो करवानी है, और बनाने क्या है आपको सेमी सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। सो मैं कोशिश करता हूँ कि सेमी सर्कल्स मैं बना पाऊँ, ज़रा प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ओके, सो मैं इसको यहाँ से कुछ इस तरह कर देता हूँ। ओके, देन आप स्केल रख के यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना लोगे, 0.9 का लोगे। तो मैं अब रफली कर रहा हूँ। ओके, सो इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। आई होप सो कि ये मैंने सही बना लिया होगा। एंड देन अगेन इसको हम यहाँ से यहाँ पे ले आते हैं। मेक श्योर कीजिएगा इनके दरमियान जो स्पेसिंग हो वो कितनी हो बेटा, 0.9 0.9 सेंटीमीटर हो। यहाँ से यहाँ भी कितनी हो, 0.9 सेंटीमीटर हो। यहाँ से यहाँ भी कितनी हो, 0.9 सेंटीमीटर। क्लियर? जस्ट बिकॉज ड्यूरिंग डायफ्रैक्शन या आफ्टर डायफ्रैक्शन वेवलेंथ क्या रहती है, सेम रहती है। थोड़ा सा टाइम लगा इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में, इस क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी बेटा। लेकिन ये है कि हमने एक चीज़ तो समझ ली कि अगर वेवलेंथ के दरमियान स्पेसिंग, ओके, वेवलेंथ वेव फ्रंट्स के दरमियान स्पेसिंग, दैट्स मीन वेवलेंथ अगर 0.9 है और 0.9 का ही अगर इस विड्थ पे स्पेसिंग है, तो हमें मैक्सिमम डायफ्रैक्शन मिलेगी, एंड दैट्स मीन वी हैव टू ड्रॉ सेमी सर्कल्स। इज इट क्लियर और नॉट? कुछ टीचर्स कहते हैं कि इसको ऐसे भी ड्रॉ कर लें, इस तरह ड्रॉ करके ऐसे ड्रॉ कर लें, तो वो भी ठीक होगा। आप सेमी सर्कल ड्रॉ करो या उसका कुछ हिस्सा ड्रॉ कर दो, मैक्सिमम डायफ्रैक्शन शो कर दो, तो वो भी आपका ठीक माना जाएगा। नाउ बेटा द नेक्स्ट पार्ट इज फिगर शोज क्रस्ट ऑफ अ प्लेन वाटर वेव इन अ डीप अप्रोचिंग अ रीजन इन शैलो वाटर। सो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अगेन यू हैव टू ड्रॉ एन एरो हेड। इसी को बेटा यहाँ से एक पेंसिल से हम कंप्लीट कर देते हैं। इज इट क्लियर? ये चीज़ हमने बेटा ड्रॉ कर ली। नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ नॉर्मल लाइन ओवर हियर। तो नॉर्मल लाइन क्या होती है, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। जस्ट वेट। ओके, जो सरफेस से क्या होती है प्लीज़,
परपेंडिकुलर होती है। ओके, सो अगर यहाँ से कोई शैलो वाटर ना होता, डीप वाटर, अगेन कांस्टेंट डीप वाटर रहता, तो ये बेटा वेव कहाँ जाती, सामने जाती ना। लेकिन अगर डीप से शैलो की तरफ जाएगी तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये इसको हटा देता हूँ मैं। ओके, डीप से शैलो, ये पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ, डीप टू शैलो। अगर ये बिहेवियर होगा बेटा तो पॉइंट नंबर 1, वेव फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज वेवलेंथ डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन स्पीड। ये 3 पॉइंट हो गए बेटा। लास्ट पॉइंट क्या है कि वेव बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, वेव बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, सो कैसे बेंड होगी, अगर ये सीधी जाती बेटा तो मैंने पहले डायरेक्शन जैसे बनाई थी ऐसे चली जाती, लेकिन दिस इज़ रॉन्ग। सो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके, बहुत ज़्यादा तिरछा नहीं, थोड़ा सा इस तरह कर दें तो ये आपने नॉर्मल की तरफ क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है। मेक श्योर बेटा ये जो नॉर्मल आपने बनाना है ये इसके सरफेस के 90 डिग्री पे होना चाहिए। नाउ हमने कुछ चीज़ें ये ड्रॉ कर ली। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन डिमांड क्या करता है। क्वेश्चन ने कहा 3 क्रस्ट बना के दिखाइए आप एंड द डायरेक्शन ऑफ वे, तो हमने डायरेक्शन शो कर दी, दिस एरो बेसिकली शो द डायरेक्शन। और अब हमने क्या बनाना है, 3 इसके बनाने हैं, क्रस्ट बनाने हैं। इज इट क्लियर? सो कैसे बनाएंगे, बड़े ध्यान से बेटा सब बच्चों ने सुनना है। इसको बेटा यहाँ तक बेशक इमेजिनरी लाइन लगा लो। ओके, नाउ वेव अगर सीधी आती तो बिल्कुल इस तरह आएगी, इसको थोड़ा सा हम बेंड करवा देंगे टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरह करके हम इसको बेंड करवा देंगे। ओके, जस्ट वेट, थोड़ा सा और बेंड करवा देते हैं, यस लाइक दैट। और यहाँ पे हम बेंडिंग इस तरह से करवा देंगे। ओके, मेरे पास स्केल नहीं है, आप स्केल से प्रॉपर बना लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। देन अगेन आपने इसको इस तरह शो करा देंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा ये तीनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल लाइंस हों, यहाँ पे पैरेलल लाइंस। ओके, इस तरह करके, ठीक है। तो ये आपने क्या शो करवा दी, तीन क्रस्ट शो करा दिए जो कि रिफ्रैक्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स द नॉर्मल, रिफ्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगर आप इसकी चाहो तो इसको हम एक लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन आपको ड्रॉ कर लीजिएगा, जब भी आपको पास्ट पेपर खुद ट्राई करने हो तो आप ये ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह कर लेंगे, देन हम इसको इरेज करके यहाँ से कुछ इस तरह कर लेते हैं एंड देन इस तरह कर लेते हैं, ठीक हो गया। ऑलराइट, ठीक है। तो वेव अब यहाँ पे मेंशन कर लें कि वेवलेंथ डिक्रीजेस, ओके, क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही है। राइट, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और वो कहता है जी ट्रांसवर्स वेव डिफर इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये बेटा हम पहले ही कर चुके हैं, आई होप सो कि ये आप लोग खुद कर पाएंगे। इसको खुद एक दफ़ा कर लीजिएगा इन दोनों पार्ट्स को, एक में डेफिनेशन आ जाएगी और एक में कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन आ जाएगा, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, क्योंकि ये हमने फर्स्ट पार्ट में डेफिनेशन कर ली है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। बेटा स्पीड ऑफ साउंड का भी हमने पूरा ये क्या कहते हैं चैप्टर नहीं पढ़ा, तो हम इसकी वैल्यू आप वैसे ही याद कर लो। इसकी वैल्यू होती है, हम चैप्टर पढ़ेंगे 1000 मीटर पर सेकेंड से, वाटर के अंदर होती है, इन बिटवीन होती है 2000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वाइट साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वाटर एज कम्पेयर टू ड्यू टू लेस spacing between atoms of water। ओके, सो ये फ़िलहाल तो साउंड के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन मैंने अभी आपको करवा दिया तो देख लीजिएगा, कोई मसला हुआ इसमें तो पूछ लीजिएगा। सो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ी सी देर लगी, लेकिन आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और इस वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।